हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड हम कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर 2 साइकोलॉजी। तो आज हमें क्या करना था? आज हमें करना था व्यक्तित्व का मूल्यांकन। अब देखो, बहुत सारी पर्सनालिटी हमने पढ़ ली, लेकिन पर्सनालिटी को असेसमेंट करना भी तो आना चाहिए ना। तो उसी के लिए हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे अगर आपको जानना है या किसी पर्सन के बारे में आप कह रहे हैं कि यार ये पर्सन ना झूठ बहुत बहुत बोलता है, या ये पर्सन शाय बहुत है, या ये पर्सन सच बहुत बोलता है, ये पर्सन बहुत हेल्पफुल है, ये पर्सन बहुत फ्रेंडली है। तो आप किन बेसिस पे सब चीज़ें कह रहे हैं? आप या तो उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते होंगे, या फिर आप कोई बातें कर रहे हैं उस पर्सन के बारे में, उसकी बात सुनकर अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं उस पर्सन के बारे में। ठीक है। तो क्या होता है कि भाई जब आप उस पर्सन के बारे में कुछ भी बोलते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को हम एक तरीके से बताते हैं इंसान के बारे में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसी पर्सन के बारे में आप 10 लोगों से पूछेंगे तो अलग अलग निकल के आएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्सन के बारे में। किसी का एक ही मानना नहीं होगा, एक ही चीज़ मानना नहीं होगा। तो ये जो हम पर्सनालिटी, ये जो हम किसी पर्सन के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ये एक तरीके से ना मतलब सही मेजरमेंट नहीं होता है, ये एक ढंग नहीं है। ये बेसिकली बहुत ही अनौपचारिक तरीके से किसी पर्सनालिटी के बारे में आप बता रहे हो, ये एक औपचारिक तरीके से नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई आप पड़ोस की आंटी से पूछते हो कि भाई लड़का खाने में कैसा है, तो पड़ोस की आंटी कहती है हाँ अच्छा है, मेरे पास तो बैठ के बहुत खा लेता है, और जब भी आता है मैं तो उसको चाय वाय देती हूँ, मेरी प्लेट में तो बिस्किट ही नहीं रहते, सारे बिस्किट खा जाता है। और उसकी मम्मी से पूछते हैं कि भाई आपका बेटा खाने में कैसा है, तो उसकी मम्मी कहती है मेरा बेटा तो कुछ खाता ही नहीं है, मेरे बेटे को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के कितने डिफ़र कर गए, देखा ना आपने। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि भाई जो मेजरमेंट है वो एक ऑब्जेक्टिव मेथड से हो, ऑब्जेक्टिव वास्तुनिष्ठ मेथड से हो, जिससे कि पर्सनालिटी का जो मूल्यांकन है वो अच्छे से हो सके। तो ऐसे कई सारे वास्तुनिष्ठ मेथड निकले जो हमारी समझ के उन्नत कर सके। सबसे पहली बात तो हमारे मन में ये बात आती है कि भाई व्यक्तित्व मूल्यांकन होता क्या है। तो किसी भी इंसान का औपचारिक प्रयास के द्वारा उसके बारे में विशेषता बताना ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व मूल्यांकन कहलाता है, पर्सनालिटी असेसमेंट कहलाता है। अब मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन क्या चीज़ है? मूल्यांकन वो होता है जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसे डिफरेंट है दूसरे पर्सन से। ये जानने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स आई। जैसे कि कौन कौन सी टेक्निक्स आई देखते हैं हम। मनोमितिक परीक्षण, साइकोमेट्रिक टेस्ट, आत्म प्रतिवेदन माप, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रक्षेपी तकनीक, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और व्यवहारापरक विश्लेषण मतलब बिहेवियरल एनालिसिस। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आत्म प्रतिवेदन माप के बारे में। अब एल्पोर्ट ने क्या कहा? एल्पोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करना है तो खुद ही पूछ लो, डायरेक्ट पूछ लो भाई, उनसे डायरेक्ट ही पूछ लो। एक वर्बल कम्युनिकेशन कर लो। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कर लो। ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से जो अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं पर्सन को, तो पर्सन वो आंसर आपको ओरली भी दे सकता है और रिटर्न भी दे सकता है। ये टेस्ट होते हैं, इसके कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं। ये एक परीक्षण है जिसके अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं। भाई नॉर्म के बेसिस पर सेट होते हैं। ये जिन कल्चर के लोगों पर बने हैं ये नॉर्म्स, उन कल्चर के लोगों को एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसी मुताबिक उनकी इंटरप्रिटेशन निकल गई। अगर इतना स्कोर आया तो हम क्या पोजीशन देंगे? मतलब कि फॉर एग्जांपल कि भाई 6th ए है और 6th बी है। 6th ए में हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो है 73, तो फर्स्ट पोजीशन देनी पड़ेगी।
सिक्स्थ बी में जो हाईएस्ट परसेंट है वो है 93। तो 93 वाला फर्स्ट पोजीशन, फिर उससे 8 वाली लाइन में सेकंड पोजीशन, फिर 7 वाली लाइन में थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी अलग ही हो गई। तो जिसका जैसे स्कोर आया उसको वैसी पोजीशन दे दी गई। ऐसे ही सेल्फ रिपोर्ट होता है। बहुत सारे सेल्फ रिपोर्टर मेजर्स होते हैं जो फेमस हैं। उसमें से जो एक है वो है आपका MMPI, जिसे हम कहते हैं मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, जिसे हम मिनेसोटा मल्टी फेसिक पर्सनालिटी इंटरव्यू कहते हैं। ये बहुत एक वाइड है, ये बहुत वाइडली है, बहुत ही व्यापक है ये, ठीक है। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट इस मेजर को यूज़ करते हैं, कोई भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए ये वाला मेजर यूज़ करते हैं। इसमें 567 स्टेटमेंट्स हैं, कथन हैं 567, और 10 सब स्केल्स हैं, मतलब 10 उपमानी हैं। अब ये जो MMPI है वो रिवाइज होके MMPI 2 भी हो गया है। इसके लिए भी हमारे पास 10 सब स्केल्स हैं। अब क्या था कि भाई जो हमारे थे हाँ, जो भारत में थे हमारे मलिक एवं जोशी, इन्होंने जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची भी बनाई। JMP डेवलप किया, इंडियन नॉर्म्स के बेस्ड पर डेवलप किया इन्होंने। MMPI की तरह ही एक तरीके से विकसित हुआ। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ रिपोर्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद आइजिंग व्यक्तित्व प्रश्नावली। अब आइजिंग व्यक्तित्व प्रश्नावली में क्या था भाई, हमने पढ़ी थी आइजिंग की थ्योरी, ठीक है। तो आइजिंग IPQ भी दो चीज़ों को डायमेंशन करता है, एक तो अंतर्मुखता बहिर्मुखता, और दूसरा सांवेगिक स्थिरता और अस्थिरता। इसके लिए क्या डेवलप हुआ, इसके लिए IPQ डेवलप हुआ, मतलब आइजिंग व्यक्तित्व प्रश्नावली डेवलप हुआ। इसमें 32 स्टेटमेंट्स हैं, मतलब 32 कथन हैं, 32 व्यक्तित्व विशेषक हैं। बाद में आइजिंग ने तीसरा आयाम दिया जिसको हम कहते हैं मनस्ता पिता साइकोटिसिज्म। उसके लिए भी IPQ ही डेवलप हुआ। जो लोग मनस्त पिता में हाई होते हैं, लोगों से ये लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते, दूसरों के लिए भावना में कमी होती है, अंतक्रिया कठोर तरीके से करते हैं। उसके बाद आता है 16 पर्सनालिटी क्वेश्चनियर, मतलब 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। ये दिया था कैटल ने। जब इन्होंने अपने फैक्टर का एनालाइज किया तो इन्होंने 16 PF टेस्ट बनाया। इसमें घोषणात्मक कथन दिए गए और प्रति दिए गए विकल्पों के समुच्चय से किसी एक विकल्प का चयन कर अनुक्रिया देना होता था। मतलब बहुत सारे विकल्प होते थे, उसमें से कोई भी एक एप्रोप्रिएट चूज कर लिया और उसी पे ही आपने अपना फाइनल आंसर दे दिया। ये गाइडेंस जो होते हैं बेसिकली काउंसलिंग के लिए यूज़ होता है, इसको काउंसलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और भी सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। अब इसमें समस्या क्या आई, इसमें समस्या ये आई कि भाई एक तो आता है सोशल डिज़ायरेबिलिटी, मतलब सामाजिक वांछनीयता, मतलब कि आप ऐसे वे में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि लोग आपको डिज़ायर करें, आपका मतलब आपको कोई हेट ना करे, ऐसे वे में आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है अनुमनन, मतलब एक्विजेंस। पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ सामाजिक वांछनीयता का। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन से डिप्रेशन का क्वेश्चनियर फिल कराया जाता है कि भाई एक पर्सन है, हमें देखना है ये डिप्रेशन में है या नहीं है। तो वो ऐसे कुछ स्टेटमेंट ही नहीं देगा जिससे डायग्नोज हो कि उसको डिप्रेशन है, मतलब वो जानबूझ के सारे गलत गलत बता देगा। मतलब उससे पूछो कि डू यू अपसेट लोनली, वो कहेगा नहीं। डू यू फील डिप्रेस, नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा तब आती है जब हम
पेशेंट से कुछ पर्सनली जाकर ज़्यादा तौर पे पूछते हैं। उसके बाद है एक्विजेंस, मतलब मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखी और ऐसे ही हर चीज़ पर यस 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 टिक कर रही हूँ। ठीक है, डू यू फील अपसेट? यस। डू यू फील लोनली? यस। डू यू क्राई एट नाइट? यस। डू यू फील हैप्पी? यस। मतलब मैं बिना देखे फॉर्म भर रही हूँ और उस पर यस 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 करी जा रही हूँ और मैंने फॉर्म भर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखा जाता है, सेल्फ रिपोर्ट में क्या देखा जाता है कि भाई जो एक पर्सन है वो अपनी प्रॉब्लम आपसे छुपा भी सकता है। प्रॉपर तरीके से आप उस पर्सन की जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोस कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि एक एक आपने जो ये किया, ये एक प्रत्यक्ष तकनीक है। प्रत्यक्ष तकनीक मतलब सीधे उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करके उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने का आपने प्रयास किया इस फैक्टर में, और वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता है कि हाँ भाई मेरा टेस्ट हो रहा है, मेरा एक तरीके से देखा जाए तो इवैल्यूएशन किया जा रहा है, तो इस स्थिति में वो कभी ना कभी मतलब झूठ बोलेगा आपसे, अपनी चीज़ों छुपाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि इस चरण पर ये बहुत ज़रूरी है, ये सावधानी है कि भाई आपका ध्यान बहुत कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरत है। दूसरे से मनोवैज्ञानिक परीक्षण और व्यक्तित्व की समझ के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको हाई लेवल की पढ़ाई, हाई लेवल की ट्रेनिंग ज़रूरी है। जब तक आप अच्छे से इसी काम में अच्छा नहीं हो जाते तब तक आप किसी भी मित्र हैं, ठीक है, उनका आप एक मनोवैज्ञानिक के आधार पर अध्ययन नहीं कर सकते, उनका पर्सनैलिटी असेसमेंट नहीं कर सकते, व्यक्ति का परीक्षण नहीं कर सकते और उसकी व्याख्या करना भी एक जोखिम के खिलाफ है। तो ये हमारा था पर्सनैलिटी असेसमेंट कि हम पर्सनैलिटी असेसमेंट क्यों करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रक्षेपी तकनीक। भाई प्रक्षेपी तकनीक कब आई? जब ये सेल्फ रिपोर्ट फेल हो गया तब प्रक्षेपी तकनीक आई। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने नोट्स बनाइए, पढ़ाई स्टार्ट करिए एंड हमारे साथ लर्निंग कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।